हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के मेंस के PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है 2024 का ये क्वेश्चन, बिकॉज 2025 में अपेरेंटली इन GS3 देयर वाज नो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, सो वी आर डायरेक्टली बिगिनिंग फ्रॉम 2024। सबसे पहला क्वेश्चन अर्बन फ्लडिंग के ऊपर है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन इज अ वेरी आई वुड से डायनामिक थीम, बिकॉज डिजास्टर्स के अंदर ज़्यादा हमारा दिमाग हमेशा फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, इन सब चीज़ों पर जाता है। बट जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज, जो एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन का इम्पैक्ट है, उसकी वजह से न्यू न्यू चीज़ों में डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस में ऐड होती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी अ क्वेश्चन ऑन हीट वेव्स, दे कैन बी अ क्वेश्चन ऑन अर्बन फ्लडिंग। सो आपको ये वाली चीज़ें भी थोड़ी सी प्रिपेयर करनी ज़रूरी हैं। तो अर्बन फ्लडिंग पर क्वेश्चन है, देखिए। फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। वही बात जो मैंने बोली कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर है अर्बन एरियाज में फ्लडिंग होना। डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर, क्या कारण है। मेंशन द फीचर्स ऑफ टू सच मेजर फ्लड्स दैट अकर्ड इन इंडिया इन लास्ट 2 डेकेड्स। इंडिया के लास्ट 2 दशकों के अंदर कोई अगर बड़े अर्बन फ्लड्स आए हैं उसके बारे में बताना है। एंड डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क इन इंडिया दैट एम एट टैकलिंग सच फ्लड्स। और इंडिया की कौन सी पॉलिसीज, कौन से इनिशिएटिव्स, कौन सा फ्रेमवर्क बना हुआ है अर्बन फ्लडिंग के साथ डील करने में। 15 नंबर का अच्छा खासा क्वेश्चन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने अर्बन फ्लडिंग की डेफिनेशन दे दी, आप चाहे तो डेटा भी मेंशन कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अर्बन फ्लडिंग क्या होता है? रेफर्स टू इनंडेशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जहां पर डेंस पॉपुलेशन है, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, आजकल तो सारे डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां पर लैंड और प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन देखी जाती है किसी भी वाटर रिलेटेड इंसिडेंट की वजह से, जैसे कि रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गई, हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट हो गया, ओवरफ्लोइंग रिवर्स हो गई, जो हमारी अर्बन एरियाज के आउटस्कर्ट्स पे भी या नदियां बहती हैं, आप उसके अंदर इलीगल ये डेवलपमेंट करके मलबा फेंकते हैं और ये सब आप करते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ा कारण है, ठीक है। एंड अदर वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से जब ये देखा जाता है, इसे अर्बन फ्लडिंग बोलते हैं। अब इसमें कारण पूछे गए हैं। सबसे पहले इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग में सबसे पहले नेचुरल कॉजेज की बात करें तो है नेचुरल मीटरोलॉजिकल फिनोमिनन। ये नेचुरल है, इंसान के हाथ में नहीं है। जैसे कि साइक्लोन्स हो गए, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पता ही है, ये बंगाल और इधर उड़ीसा और ये चेन्नई वाली तरफ हिट करता है। एंड क्लाउड बर्स्ट्स, ये नेचुरल है। एग्जांपल साइक्लोन ताउतेन, मुंबई, ठीक है। सेकंड है मॉनसून बर्स्ट्स, वही हैवी रेनफॉल होती है बहुत ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उसे मॉनसून बर्स्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन 2005 मुंबई ने 37 इंचेस रेनफॉल विटनेस करी थी, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 37 इंचेस रेनफॉल। और यही एक लौता, ये जो लास्ट 2 डेकेड में इन्होंने पूछा है अर्बन फ्लडिंग का, उसमें एक एग्जांपल ये मुंबई फ्लड्स का भी है। इसके ऊपर आई थिंक एक वेब सीरीज भी बनी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तीसरा है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड सी लेवल राइज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होकर सी लेवल का राइज हो रहा है, बढ़ रहा है समुद्र का स्तर। तो मैकेंजी इंडिया रिपोर्ट है जहां पे ये बात बोली गई है कि बाय 2050 मुंबई विल विटनेस 25% इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द फ्लैश फ्लड्स। क्योंकि सी लेवल का राइज बढ़ता जा रहा है, तो 2050 तक 25% फ्लैश फ्लड्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी मुंबई के अंदर। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन मैन मेड कॉजेज के बारे में। सबसे पहले है कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीज। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में मैं इन्वायरमेंट में भी बात कर चुकी थी। अब नेचुरल सीपिंग कैपेसिटी सॉइल की, जो वाटर सोकिंग कैपेसिटी है, वो आपने खत्म कर दी है। सब पे कॉन्क्रीट डाल डाल के आपने हर जगह, हम कहते हैं ना पक्का कर दिया, पक्का कर दिया। वो पक्का काम वो जो कर रहे हैं, वो कॉन्क्रीट मलबा बिछा रहे हो आप सड़क के ऊपर। अब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर से बाहर निकले, ठीक है, सड़क है, उसके बीच में रैंप है, कहीं पर भी नेचुरल सॉइल है ही नहीं जिसकी वाटर सीपिंग कैपेसिटी आपने छोड़ी हो। कंक्रीट, जब ये गुड़गांव में जितने भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं ना, थोड़ी सी बारिश होते ही, उसमें ड्रेनेज का तो प्रॉब्लम चलो है ही है, दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि आपने कंक्रीट मलबा कर दिया है पूरे का पूरे धरती को, आपने उसकी पूरी वाटर ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ही खत्म कर दी है। मुंबई में देखो 99.9%, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इंक्रीज हो रहा है इन द बिल्ट अप एरिया, मतलब जहां पर आप बिल्डिंग्स और पूरा पक्का करते जा रहे हैं हर जगह, ठीक है। दूसरा है आउटडेटेड एंड ओवरवेल्म्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये तो है ही है, इतना पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, ओवरवेल्म्ड, वो अपनी कैपेसिटी के पार काम कर चुका है, उससे ज्यादा ना उनकी कैपेसिटी बिल्ड की गई है, ना उनको साफ किया गया है। आधी जगह तो ओपन ड्रेनेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप वृंदावन और यूपी के कुछ एरियाज में चले जाओ, पंजाब के कुछ गांव वाले इलाकों में चले जाओ, आज भी ओपन ड्रेनेज है, वहां पे फैसिलिटी ही नहीं डली हुई। अब उसमें आप बोल दो कि भाई सिविलाइजेशन ही ऐसी बसी हुई है, तो फिर आप इंडस वैली पे पहुंच जाएंगे कि वहां पे तो
कवर ड्रेन्स थी। तो ये सब के बारे में बहुत डिबेट होती है, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि पुराना हो चुका है ड्रेनेज सिस्टम। इसमें दिल्ली का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, बहुत पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। तीसरा है, आपने वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स में इंक्रोचमेंट, वही पक्का कर दिया, बिल्डिंग्स बना दी, बेच दिया, सारा नेचुरल वाटर बॉडीज आप पूरा जो है खराब कर चुके हैं। जो भी लेक्स हैं, नेचुरल पॉन्ड्स हैं, जहां पर एक्चुअली जब इतनी बारिश आती है जहां पे वाटर रुक सकता है, यू हैव फिनिश दैट ऑल। बेंगलुरु के अंदर 79% वाटर बॉडीज जो है वो दे आर ऑलरेडी लॉस्ट। और वेटलैंड्स, एक चीज याद रखिएगा, वेटलैंड डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा कारण है फ्लैश फ्लड्स और अर्बन फ्लड्स का। चेन्नई में जो फ्लड्स आते हैं वहां पे वेटलैंड्स और कॉन्क्रीटाइजेशन एक प्रॉब्लम है। फोर्थ देखें, डिफॉरेस्टेशन, यही है, डिफॉरेस्टेशन करते हैं आप, ग्रीन स्पेसेस खत्म कर दिए। अब जब आप ग्रीन स्पेस खत्म कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं, तो जमीन क्या होगी, सपाट, रैपिड रन ऑफ होता है पानी का, जितना इकट्ठा हुआ सारा बह रहा है। एग्जाम्पल है गुड़गांव। फिफ्थ है अनप्लान्ड डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, जिनकी भी ज्योग्राफी इकोलॉजिकली वीक है, सेंसिटिव है, आप वहां पे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट कर रहे हैं। बेसिकली रिवर का जो भी आपका एरिया है ना, जो रिवर का साइड वाला जो थोड़ा एरिया होता है, रिवर बैंक वाला जो एरिया होता है, वहां पर उन्होंने घर बना रखे हैं। आपको ये वाली चीज आपको हिमालयन रीजन्स में, हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली उत्तराखंड के अंदर ये बहुत बात हुई है। टनल्स वनल्स आप बना रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं कि इकोलॉजिकली वीक है, सेंसिटिव है ये एरिया, इसको इतना ज्यादा छेड़ना नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस पर बहुत बार सवाल उठाता है। आप चार धाम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप काटे जा रहे हैं सड़कें, और आप पहाड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया छेड़ेंगे। तो ये देखो 2013 में केदारनाथ फ्लड्स, एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई वो चोराबारी ग्लेशियर ब्रेक हुई थी और क्लाउड बस्ट हुआ था, दैट इज फाइन। मैंने पहले भी समझाया आपको, नदी जो मंदाकिनी नदी जिसकी वजह से केदारनाथ के फ्लड्स आए थे, वो अपने नेचुरल स्तर से ऑलरेडी ऊपर फ्लो कर रही थी, क्योंकि जितना आप इलीगल डेवलपमेंट ये सब करते हैं, सारा मलबा उठा के आप नदी में, वैली में फेंकते हैं, उसकी वजह से रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, उसका रिवर बेड यहाँ पहुंच चुका है। तो जब बारिश और क्लाउड बस्ट हुआ और पानी चला गया, पूरा का पूरा साफ ही हो गया केदारनाथ। तो ये वाली चीज आपको देखनी है। अब अगर हम लास्ट 2 डेकेड्स में 2 सबसे बड़े फ्लड्स की बात करें, तो एक था मुंबई फ्लड 2005 में, ये बहुत बड़ा फ्लड था, अभी भी इसके बारे में काफी बात होती है, ठीक है। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग 944 mm, आप जरा सोचिए, 944 mm की रेनफॉल सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुई थी। और बाकी कारण ये थे कि एक तो आपकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छी नहीं है मुंबई की, ये तो बात है ही है, एक्सटेंसिव एनक्रोचमेंट वहां पर सबसे ज्यादा जिस पे बात हुई थी, दैट वाज मीठी रिवर। एक छोटी सी रिवर थी वहां पे, मीठी रिवर, वहां पे इलीगल एनक्रोचमेंट किया गया था एक कंपनी के द्वारा। ये वेब सीरीज में आई थिंक दिखाया भी गया है। तो ये वाली चीज जिसकी वजह से मुंबई फ्लड्स आए थे। फिर 2015 के चेन्नई फ्लड्स, ये तो अभी 10-11 साल पुरानी बात है, यहाँ पर भी कम नहीं है। ये वो 499 था, ये 494 mm की रेनफॉल हुई है एक दिन में, 24 घंटे में। वही अदर फैक्टर्स वही है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, मैं बोल चुकी हूँ आपको, चेन्नई के लिए वेटलैंड्स खराब होना, फ्लड प्लेन्स खराब होने, और पलीकरनाई मार्शलैंड जो है, मार्शलैंड वही दलदल वाला एरिया, वो पानी की उसकी नेचुरल वाटिंग सीपिंग कैपेसिटी, आपने उसको हटा के वहां पे लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी है। उसके बाद एक्सेस वाटर, सारा जो भी आपका ये चिंबरकम रिजर्वॉयर था, वहां से भी सारा एक्सेस वाटर रिलीज कर दिया गया था, जिसकी वजह से चेन्नई फ्लड्स एग्रेवेट हो गए थे। अब अगर हम पॉलिसीज और फ्रेमवर्क की बात करें कि क्या बना रखा है टैकल करने के लिए, सबसे पहले है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, एनडीएमए की गाइडलाइंस अर्बन फ्लडिंग के ऊपर, जहां पे ये बोला गया है कि हर एक सिटी के लिए अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनेगा। दूसरी बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ताकि वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के ऊपर बात की जा सके। दूसरा है हमारा अमृत मिशन, दैट इज अटल मिशन फॉर रिजेवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बात की जाती है कि भाई ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पार्क्स हो गए, ग्रीन स्पेसेस हो गए, वेटलैंड्स हो गए, इसको प्रमोट करो, इसको बचाओ, ताकि नेचुरल बफर बना रहे, सबको पक्का मत करो। एनकरेजमेंट हो अर्बन प्लानिंग की, किसकी, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की। देन देयर इज स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 का। अब ये हजम होना थोड़ा डिफिकल्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये है बात कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी फ्लड रिस्क मैपिंग और प्लानिंग के लिए, और वाटर बॉडीज को रिस्टोर करने के लिए। और लास्ट में है नेशनल बिल्डिंग कोड, जहां पे फ्लड प्लेन्स, मार्शलैंड्स, वेटलैंड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कंस्ट्रक्शन। लास्ट में कंक्लूजन हमें ऑब्वियसली पॉजिटिव लिखना है, फ्यूचरिस्टिक लिखना है। देयरफॉर इफेक्टिव मेजर्स इंक्लूड अडॉप्टिंग स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आप जरूर पढ़ें, चाइना ने अपनाया हुआ है स्पॉन्ज सिटिंग कॉन्सेप्ट यूज इन चाइना। इसके साथ आपको नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने पड़ेंगे अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 पूरा करना है।
ठीक है, ये है आपका पहला डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन की बात करते हैं। डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है? व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, हाउ इज इट डिटरमाइंड, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स बताने हैं डिजास्टर रेजिलियंस के क्या हैं। फिर उसके बाद डिस्कस द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क। जब हम डिजास्टर रेजिलियंस की बात करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके बाद आपको सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर ग्लोबल टारगेट्स बताने हैं व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, अब आप सबसे पहले जैसा सवाल है वैसा इंट्रोडक्शन, आप सबसे पहले डिजास्टर रेजिलियंस की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ह्यूगो फ्रेमवर्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया ही है। अगर आपको डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख रहे हो आप, उसकी ऑथेंटिसिटी इंक्रीज करने के लिए बैक इट अप विद अ लीगल, आई वुड से बैक्ड डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की डेफिनेशन है ये। डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, कम्युनिटी और सोसाइटी पोटेंशियली एक्सपोज्ड टू हजार्ड्स। कह रहे ये एक सोसाइटी की, एक कम्युनिटी की और एक पूरे सिस्टम की सशक्तता, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होती है कि वो जो भी उसके हजार्ड उस पर आ रहे हैं उसको कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं, उस पर डील कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं बाय रेजिस्टिंग और चेंजिंग इन ऑर्डर। वही या तो रेजिस्ट कर लो या ऑर्डर चेंज करके एंड मेंटेन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर। और हजार्ड आते हुए उसको मैनेज करते हुए कैसे आप एक सस्टेनेबल लेवल की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है एक डिजास्टर हिट करता है, एक हजार्ड हिट करता है तो आपकी फंक्शनिंग डिसरप्ट होती है, तो एक्सेप्टेबल लेवल की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर चलता रहे। दिस इज डिजास्टर रेजिलियंस। डिटर्मिनेंट्स की बात करें, सबसे पहले क्वांटिटेटिव असेसमेंट। बहुत सारे इंडिकेटर्स जैसे कि डिजास्टर रेजिलियंस इंडेक्स हो गया, बेसलाइन रेजिलियंस इंडिकेटर हो गया, ये सब यूज किया जाता है। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन बड़ी जरूरी है जहां पर आप कंटिन्यूसली नॉलेज शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक चीज समझिए, जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड, हमारे दिमाग में जापान बिल्कुल आता है। जापान अर्थक्वेक्स फेस कर चुका, सुनामी फेस कर चुका, ये सब कुछ उनके लिए बहुत ईजी है, वो हाई सेस्मिक जोन के अंदर हैं, उनका एरिया ही ज्योग्राफिकली वैसा है। जापान ने व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर रेजिलियंस दे आर एक्सीलेंट इन दैट। अर्थक्वेक से रिलेटेड उन्होंने वैसी बिल्डिंग्स डिजाइन की हैं, उन्होंने अपना पूरा जो अर्बन प्लानिंग है उसके ऊपर ही खड़ा किया है। तो जब आप कॉन्टिन्यूसली नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस, इनोवेशन, वही जो मैं बोल रही हूँ, कम्युनिटीज के बीच में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सरकारें, इसे एक ये डिटर्मिनेंट है। तीसरा है रिस्क मैपिंग। जब आप पहले से ही रिस्क को भांप पाते हैं, उसको मैप कर पाते हैं, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये वाली जगह पर पोटेंशियल हजार्ड होने का और इसका मैक्सिमम इंपैक्ट होने का चांस है। एग्जांपल जैसे हमने अर्थक्वेक के लिए अभी इंडिया ने सेस्मिक जोन्स अपने बदले हैं, है ना, तो ये आपको देखना है। फोर्थ है कैपेसिटी एनालिसिस। ये बड़ा जरूरी है। आपकी प्रिपेयर्डनेस कैसे चेक होएगी? जब आप अपनी जो भी आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है टू डील विद द हजार्ड और डिजास्टर, उसको एनालाइज करेंगे कि आपका जो रिस्पॉन्स एक्शन है, जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, वो कितना इफेक्टिव है। क्या अलर्ट जो आपके अलार्म्स हैं वो सही हैं, वो इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस वगैरह, रेस्क्यू टीम अवेलेबल है, इवैक्यूएशन प्लान आपके दिमाग में है कि भाई अगर ये हुआ तो हम कैसे इवैक्यूएट करेंगे, और मेडिकल फैसिलिटीज आपकी ऑन बोर्ड है कि नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज ऑन बोर्ड का तो आप देखो अब बुरा हाल है। हमें ये बात पता है, कोविड में भी हमें समझ में आ गई। ये तो चलो हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कोविड अगर बोलो वो एक हेल्थ डिजास्टर था। हमने देखा है हमारे यहाँ पर जो ये डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो खराब है, बेड टू पेशेंट, ये सब खराब है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है। तो ये वाला अगर जब आप एनालिसिस करेंगे तब आपको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज भी चेक करनी है कि अगर एक टाइम पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं डिजास्टर हिट होके, तो आपके पास क्या उतनी अवेलेबिलिटी है कि आप सबको सस्टेन कर जाएं। फिर उसके बाद रेजिलियंस फ्रेमवर्क के एलिमेंट्स की बात करें, सबसे पहले क्या करते हैं आप, रिस्क असेस करते हैं कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पोटेंशियल हजार्ड कौन से, नेचुरल और मैनमेड, आइडेंटिफाई करते हैं उनको, वल्नरेबिलिटीज, और ये देखते हैं कि एक्सपोजर टू रिस्क कैसा है। फॉर एग्जांपल जब दिल्ली की बात होती है, दिल्ली जो है वो हाई अर्थक्वेक सेस्मिक जोन के अंदर है, दिल्ली की कंस्ट्रक्शन भी पुरानी है और अब तो ऊपर से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन भी है। तो जब आप समझ में आता है कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है टू द रिस्क। सेकेंड है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। फिर आप स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी शुरू करते हैं कि कैसे जो भी डिजास्टर हिट करेगा उसकी सिवेरिटी, उसकी जो चांसेस हैं मल्टीप्लाई होने के, आप उसको कैसे रोक सकते हो, और कैसे बिल्डिंग कोड्स, लैंड यूज, सस्टेनेबल प्लानिंग कैसे कर सकते हो। तीसरा है प्रिपेयर। अब आप डिजास्टर प्लानिंग करते हो, आप प्लान करते हो कि हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसा होगा, आप ट्रेन करते हो पर्सनल को, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एक्यूरेट करते हो, ताकि आप जैसे ही डिजास्टर हिट
करें, आप इफेक्टिवली रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें। एग्जाम्पल है नेशनल डिजास्टर ड्रिल, है ना, ड्रिल कराई जाती है कि भाई अगर फ्लड आ गया तो ये करना है, अर्थक्वेक आ गया तो, याद है आपको स्कूल में भी कराते होते थे नेशनल डिजास्टर ड्रिल, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो आपको किसके टेबल के नीचे छुपना है ताकि सर पे ना लगे आपके, या फिर अगर आपको लगता है अर्थक्वेक आ गया, आप सड़क पे चल रहे हैं, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना, किसी ओपन ग्राउंड में जाके खड़ा होना है, ये वाली चीजें। फोर्थ है रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आप इमीडिएट एक्शंस देखते हो कि जब आ गया है डिजास्टर ड्यूरिंग, ठीक है, एंड आफ्टर द डिजास्टर, हार्म को, जो लॉसेस हैं, डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करने के लिए आप इमीडिएट एक्शन कौन से लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, उसकी डिप्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं आप। अब रिकवरी, अब डिजास्टर हो गया, ये पोस्ट डिजास्टर एफर्ट्स हैं जहां पर आप नॉर्मल फंक्शनिंग को रीस्टोर करने की कोशिश करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने की कोशिश करते हो ताकि लाइवलीहुड रिस्टोर हो पाए। नेक्स्ट है अडेप्टेशन एंड लर्निंग। आप क्या करते हो, पास्ट डिजास्टर से जो भी गलतियां हुई, पॉलिसी गैप थे, सिस्टम गैप थे, उससे लर्न करने की कोशिश करते हो। फिर है कम्युनिटी इंगेजमेंट। अब यहाँ पे प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में आप क्या करते हो, सोशल नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो। एनजीओज हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए। केरला में भी ये चीज फ्लड्स के टाइम पे देखी गई थी। अब ग्लोबल टारगेट्स एंड डाई फ्रेमवर्क की बात करें, यहाँ पे जनरल टारगेट्स ही थे। सबसे पहले इन्होंने बोला था ग्लोबल डिजास्टर मोर्टालिटी रेट, मतलब जो डेथ रेशियो है वो रिड्यूस करना है बाय 2030, एमिंग टू लोअर द एवरेज 1 लाख ग्लोबल मोर्टालिटी रेट। ठीक है, दूसरा है रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल ग्लोबली बाय 2030। तीसरा है कि जो डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हो रहा है ग्लोबल जीडीपी को, उसको रिड्यूस करना है ड्यू टू डिजास्टर्स बाय 2030। फिर उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एज इन आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा हो गया, हेल्थ हो गया, न्यूक्लियर वाली चीजें हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके ऊपर डिजास्टर का डैमेज रिड्यूस करना है। फिफ्थ है इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज, कि ज्यादा से ज्यादा, एक चीज याद रखिएगा, जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस जितने भी डिजास्टर्स हैं, उसका अगर मैं ह्यूमन लाइफ्स पे बोलूं और इकोनॉमिकली बोलूं, उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट स्मॉल आइलैंड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस पर ही पड़ने वाला है। इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इंटरनेशनली स्ट्रैटेजीज और लोकल स्ट्रैटेजीज बनाई जा पाएँ। इन देयरफॉर इनिशिएटिव्स लाइक CDRI, दैट इज कोएलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये कॉम्प्लीमेंट करता है सेंडाई फ्रेमवर्क को, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कोएलिशन है। क्यों? ये इसका विजन आगे प्रमोट करता है कि हमें जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने की जरूरत है ताकि हम सारे डिजास्टर्स इवेंट्स को झेल पाएं। अभी इंडिया जो है इसके अंदर बहुत पीछे है, आपको समझ में आता होगा, यहाँ पर बहुत आसानी से आपको दिखता है ओल्ड कंस्ट्रक्शन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन से डील नहीं करेंगे, न्यू डिजाइन पर नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी अगर डिजास्टर हिट करता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। सो दीज वर द 2 questions for today when it comes to disaster management. Thank you so much. We'll meet in the next session.